आज हमारे पास प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। बड़े घर की बेटी, इसके टाइटल ही एक सवाल खड़ा करता है। आखिर ये बड़ा घर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा और शानो शौकत है या इसका मतलब कुछ और है? आज हम इसी की तह में जाएंगे। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना प्रेमचंद के समय में था। कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसके मुखिया हैं बेनी माधव सिंह। कभी बड़े जमींदार हुआ करते थे, लेकिन अब गुजारा मुश्किल से होता है। और उनके दो बेटे हैं जो एक दूसरे से आप कह सकती हैं कि बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क। बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह, वो पढ़े लिखे हैं, बीए पास और पुरानी तहजीब और संयुक्त परिवार के सिद्धांतों के बड़े हिमायती हैं, एकदम आदर्शवादी। और छोटे हैं लाल बिहारी सिंह, वो एकदम देहाती हटे कटे, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दूध दही और कसरत में मजा आता है। तो दो अलग अलग दुनिया एक ही घर में। बिल्कुल। और इन दो दुनियाओं के बीच में आती है आनंदी, कहानी की नायिका। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो सच में एक बड़े घर की बेटी है। उनके पिता भूप सिंह एक ताल्लुकदार थे, मतलब वो जमाने के एक बड़े इज्जतदार जमींदार। तो आनंदी ऐशो आराम में पली बड़ी हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे इन अलग अलग किरदारों का टकराव एक बहुत छोटी सी बात पर घर को टूटने की कगार पर ले आता है। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें किरदारों का ये फर्क साफ नजर आता है ना। हाँ एकदम। एक तरफ श्रीकंठ जो जो एकदम किताबी कीड़ा थे, इतने पढ़े लिखे कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं। कहानी में लिखा है कि उनका शरीर निर्बल और चेहरा कांतिहीन हो गया था। देखिए, प्रेमचंद यहाँ दो तरह की मर्दानगी को आमने सामने रख रहे हैं। एक है श्रीकंठ की बौद्धिक किताबी मर्दानगी जो आदर्शों और उसूलों की बात करती है, और दूसरी है लाल बिहारी की शारीरिक मर्दानगी, दोहरे बदन का सजीला जवान जो सुबह उठकर 2 सेर ताजा दूध पी जाता था। कहानी का असली संघर्ष इन दोनों के टकराव से भी पैदा होता है। और इसी घर में आनंदी आती हैं। उनके मायके का जो वर्णन है वो तो कमाल का है। एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, शानो शौकत की कोई कमी नहीं। और वहां से वो एक ऐसे घर में आती हैं जहां मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। ये तो एक कल्चरल शॉक जैसा रहा होगा। बिल्कुल। और यही आनंदी के चरित्र का पहला इम्तिहान है। कोई और होता तो शायद शिकायत करता या मायके की बातें करता, है ना। लेकिन आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। वाह। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि उसका बड़प्पन सिर्फ दिखावे का नहीं था, उसमें हालात के साथ ढलने की समझदारी और हिम्मत थी। यही असली बड़े घर का गुण है। तो आनंदी ने नए माहौल में खुद को बखूबी ढाल लिया था। ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा था, पर अक्सर ऐसे शांत माहौल में ही सबसे बड़ा तूफान आता है। और इस कहानी में वो तूफान एक बहुत ही मामूली सी चीज से शुरू हुआ, है ना। बड़ी बड़ी दरारें दिखा देते हैं। हुआ ये कि एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़िया मारकर लाए और अपनी भाभी आनंदी से कहा कि वो उसे पका दे। आनंदी ने देखा कि घर में घी बस पाव भर ही बचा है। और वो थी बड़े घर की बेटी, जहाँ शायद कभी नाप तौल कर खाना नहीं बना होगा। तो उन्होंने सारा का सारा घी उस मांस में डाल दिया। उन्हें किफायत का अंदाजा ही नहीं था। सही कहा। और बस यहीं से टकराव की चिंगारी भड़कती है। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने गुस्से में पूछा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो ये जो घी वाला झगड़ा है, ये सिर्फ खाने पर नहीं हुआ, है ना। ये तो सीधे सीधे आनंदी के मायके और उसके सम्मान पर हमला था। बिल्कुल। और यहाँ घी सिर्फ एक चीज नहीं, एक प्रतीक है। उस जमाने में घी संपन्नता का, घर की इज्जत का प्रतीक था। तो लाल बिहारी के लिए दाल में घी ना होना ये घर की इज्जत पर और एक मर्द के तौर पर उसके अधिकार पर सवाल उठाने जैसा था। और जब आनंदी ने जवाब दिया कि सारा घी मांस में पड़ गया, तो लाल बिहारी ने ताना कसा, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। वाह, ये तो सीधी चोट थी। और कहानी में प्रेमचंद एक बहुत गहरी बात लिखते हैं। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी का भी स्वाभिमान जागा और उन्होंने जवाब दिया, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। और बस इस जवाब ने लाल बिहारी के देहाती अहंकार को बुरी तरह घायल कर दिया। उसने गुस्से में थाली फेंक दी और अपनी खड़ाओं यानी लकड़ी की चपल उठाकर आनंदी की तरफ फेंक मारी। आनंदी ने हाथ से रोका, उंगली में चोट आई, लेकिन दिल पर जो चोट लगी वो ज्यादा गहरी थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक शारीरिक हमला था जिसने घर की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। और यहाँ से चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। जब श्रीकंठ, जो शहर में नौकरी करते थे, शनिवार को घर लौटते हैं तो उन्हें घर का माहौल बदला बदला सा लगता है। लाल बिहारी और पिताओं ने अपने नजरिए से कहा
कहानी सुनाते हैं, लेकिन श्रीकंठ अपनी पत्नी आनंदी से भी बात करते हैं, जो 2 दिन से गुस्से और दुख में अपने कमरे में बंद थी। और जब श्रीकंठ को पूरी सच्चाई पता चलती है तो उनका वो जो आदर्शवादी गुस्सा है वो भड़क होता है। उनकी आंखें लाल हो गईं। पत्नी का अपमान, उनके लिए अपने उसूलों पर हमला था, और वो जो संयुक्त परिवार के सबसे बड़े समर्थक थे वही अब परिवार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मोड़ है। श्रीकंठ जो संयुक्त परिवार के इतने बड़े हिमायती थे, वही अब घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ पत्नी के अपमान का बदला था या उनके अपने आदर्शों का इम्तिहान भी था? मेरे हिसाब से दोनों बातें हैं। उनके लिए ये रूल ऑफ लॉ जैसा था। उनके किताबी आदर्शवादी दिमाग में लाल बिहारी ने एक नियम तोड़ा था, एक मर्यादा लांघी थी, और उससे सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही इसके लिए परिवार क्यों ना टूट जाए। वो अपने पिता से साफ कह देते हैं, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। तो यहाँ उनका किताबी ज्ञान असल जिंदगी के रिश्तों की उलझन पर भारी पड़ रहा था। वो न्याय करना चाहते थे, लेकिन शायद रिश्ते न्याय से ज्यादा समझ और माफी मांगते हैं। बिल्कुल, और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यहीं से शुरू होता है। दरवाजे पर खड़ा लाल बिहारी ये सब सुन रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भैया इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। जब उसने सुना कि श्रीकंठ उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहते तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका गुस्सा शर्मिंदगी और पछतावे में बदल गया। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि जिस भाई को वो इतना मानता था, आज वही भाई उससे नफरत कर रहा है। ये एहसास गुस्से से ज्यादा तकलीफदेह होता है। हाँ, और इसी ग्लानि में वो घर छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी भाभी आनंदी के दरवाजे पर जाता है, सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। इस एक पल में सारी कड़वाहट जैसे धुल जाती है। आनंदी जो खुद इतने गुस्से और अपमान से भरी थी, उसका दिल भी पिघल जाता है। उसे पछतावा होता है कि उसने बात को इतना क्यों बढ़ाया। उसे लाल बिहारी की आंखों में सच्ची शर्मिंदगी दिखाई देती है। और यहीं आनंदी अपने बड़े घर की बेटी होने का असली सबूत देती है। जब श्रीकंठ बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने भाई की तरफ देखते तक नहीं, तब आनंदी कमरे से बाहर निकलती है और घर छोड़कर जा रहे लाल बिहारी का हाथ पकड़ लेती है। वो एक झटके में अपना अपमान, अपना अहंकार सब भूल जाती है। उसके लिए परिवार को जोड़ना सबसे जरूरी हो जाता है। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली दृश्य है। वो अपने पति श्रीकंठ से कहती है कि लाल बिहारी ने जो किया उसके लिए वो उसे माफ कर चुकी है, और उसके मन में अब तनिक भी मैल नहीं है। और कर अपने भाई लाल बिहारी को गले लगा लेते हैं। दोनों भाई रोने लगते हैं। इस एक पल में टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाता है। और ये सब देखकर पिता बेनी माधव सिंह गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। और पूरे गांव में आनंदी की तारीफ होने लगती है। तो एक मामूली सा झगड़ा जो घर तोड़ सकता था, वो पछतावा और क्षमा की वजह से एक सुखद अंत पर पहुंचता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ा घर या बड़ा दिल दौलत से नहीं, बल्कि उदारता, समझदारी और परिवार को एक साथ रखने की क्षमता से बनता है। आनंदी ने अपने व्यवहार से ये साबित कर दिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक विचार है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। कहानी में आनंदी की बहुत प्रशंसा होती है, क्योंकि वो परिवार को टूटने से बचा लेती है। उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। हाँ, लेकिन इस प्रशंसा की कीमत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ मौखिक और शारीरिक हिंसा हुई थी। खड़ाऊ फेंकना कोई छोटी बात नहीं थी। कहानी का अंत हमें ये तो बताता है कि माफ कर देना एक महान गुण है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या परिवार को बचाने का बोझ हमेशा औरत पर ही होना चाहिए? सही कहा। क्या हर बार व्यक्तिगत सम्मान के साथ समझौता करके परिवार को बचाना ही एकमात्र सही रास्ता है? प्रेमचंद ने इस कहानी को एक आदर्शवादी मोड़ पर खत्म किया, लेकिन आज के दौर में हम इस सवाल पर जरूर सोच सकते हैं, और यही सवाल इस कहानी को आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी बनाता है।